चलो आज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट का फुल फ्लेजेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, सैम्पल पेपर्स में से। सबसे पहले आपको ना इसमें इन्वेस्टमेंट्स का वो दिया हुआ है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो हम इन्वेस्टमेंट्स का अकाउंट बनाएंगे। इसमें आई टीच यू ऑल्सो कि इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनना कैसे, एक बार अच्छे से इसको समझ भी लेना, ठीक है। फर्स्ट अकाउंट जो हम बनाएंगे इन्वेस्टमेंट्स का बनाएंगे। इन्वेस्टमेंट्स बेसिकली क्या है, एसेट है, ठीक है। इट इज़ विच एक्टिविटी, ये भी अभी कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट्स इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आती है इन्वेस्टमेंट्स। दिस इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पर डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, ठीक है। एसेट का ये एसेट है, इसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट साइड पे आएगा टू ओपनिंग बैलेंस, एंड क्लोजिंग बैलेंस इसका क्रेडिट साइड पे आएगा बाय क्लोजिंग बैलेंस। इसके बैलेंसेस ऐसे आते हैं, ठीक है। अब दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट्स का ओपनिंग बैलेंस, अगर आप उसमें देखोगे तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आपके पास है 25,000 आपको गिवन है ओपनिंग बैलेंस, 25,000 ओपनिंग बैलेंस गिवन है। क्लोजिंग बैलेंस दैट इज गिवन टू यू इज 30,000, 30,000 का हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस है। अब स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट्स कॉस्टिंग रुपीज 4,000, इन्वेस्टमेंट्स जिनकी कॉस्ट थी 4,000, इन्वेस्टमेंट्स जिनकी कॉस्ट थी 4,000, दीज इन्वेस्टमेंट्स हैव बीन सोल्ड फॉर 4250, इनका सेल है 4250 का। दैट मीन्स आपने इनको प्रॉफिट पे सेल किया है, यू हैव सोल्ड देम एट अ प्रॉफिट ऑफ 250 रुपीज। ये आपका इन्वेस्टमेंट्स को सेल करके प्रॉफिट आया। अब जो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है, बैंक अकाउंट डेबिटेड, आपके पास पैसे आएंगे बाय बैंक, ठीक है, 4250 रुपीज, क्योंकि ये आपके पास पैसे आए इन्वेस्टमेंट्स को बेच के। उसके बाद आपका प्रॉफिट कितना है, 250। प्रॉफिट यहाँ आ जाएगा टू P&L अकाउंट, ब्रैकेट्स में आई एम राइटिंग प्रॉफिट। सेल से जो प्रॉफिट आया वो यहाँ आ जाएगा 250, दिस इज द प्रॉफिट फ्रॉम सेल 250, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो ये जो हमारे पास, अब इस अकाउंट को बैलेंस करेंगे। पहले यहाँ टोटल आ रहा है 34,250, है ना, 34,250, और माइनस करना है 25,250, तो यहाँ पर आपके पास बैलेंसिंग फिगर आ रही है 9,000 रुपीज़ की। ये 9,000 रुपीज़ की आपके पास बैलेंसिंग फिगर है। देखो अगर यहाँ पर सेल आई है तो ये क्या हो जाएगा, टू बैंक, दिस इज गोइंग टू बी योर परचेजेस, ये आपकी परचेजेस हो जाएंगी टू बैंक, ठीक है। अब ये जो बाय बैंक था, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये आपका इनफ्लो में आएगा, ये आपका इनफ्लो में आएगा अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है, ये इनफ्लो बन जाएगा। ये वाला जो प्रॉफिट है ना ऑन सेल, ये जो प्रॉफिट ऑन सेल है, ये एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, दिस इज अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम। क्योंकि ऑपरेटिंग इनकम आपको मैंने बताया था एक ही होती है, रेवेन्यू, सेल्स, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स को बेच के प्रॉफिट अर्न करना आपका नॉर्मल रूटीन कोर्स नहीं है, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। उसके बाद ये जो परचेज आपने किया इन्वेस्टमेंट्स का, ये बन जाएगा आउटफ्लो, ये आपका आउटफ्लो बनेगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। ये वाला अकाउंट क्लियर हो गया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्लियर है ना, ये सारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट। चलो अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें दिया था, जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, वो ये था प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिया है एडिशनल इंफॉर्मेशन में। जब प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के बारे में कुछ भी एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया होता है तो मैंने आपको कहा था हम क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट बनाएंगे। वी विल मेक प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट। अब देखो क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन
लाइबिलिटी साइड पे गिवन होता है, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इज गिवन ऑन द लाइबिलिटी साइड, तो इसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो क्रेडिट साइड पे आएगा, क्योंकि लाइबिलिटी साइड पे होती है ना प्रोविजन, तो इसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो क्रेडिट साइड पे आएगा, और इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो डेबिट साइड पे आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको दिया है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का ओपनिंग बैलेंस 37,500, ओपनिंग बैलेंस इज 37,500, ठीक है, ये गिवन है, और क्लोजिंग बैलेंस आपको दिया है 5,000, टू क्लोजिंग बैलेंस 5,000। उसके बाद यू आर गिवन प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मेड ड्यूरिंग द ईयर 4,500, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो आपने बनाई है 4,500 है। पहले ना एक बार इसको जर्नल एंट्री से समझ लो तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब हम प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बनाते हैं, व्हेन वी मेक द प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट 4,500. This is the provision for taxation we have made during the year, जो हमने provision for taxation during the year बनाया है उसकी journal entry हो जाएगी profit and loss account debited to provision for taxation, correct। तो ये यहाँ पर आ जाएगा by P&L account 4,500, ये समझ में आ गया। अब इस अकाउंट को बैलेंस करेंगे, इसको टोटल करेंगे, ये कितना बन जाएगा 42,000 है ना, और ये है 5,000, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 37,000, और ये आएगा टू बैंक, ठीक है। यही चार चीजें आती हैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट में, और कुछ नहीं आता, यही चार चीजें। ये जो बैंक है ना, ये है इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, इसको लेते हैं टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, सिंपल ले लो आप, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, दिस इज द टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, टैक्स पेड। तो ये कहाँ आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में माइनस होता है एंड में, एट द एंड, टैक्सेस पेड ड्यूरिंग द ईयर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में माइनस होते हैं एट द एंड जब हम निकालते हैं, ठीक है। और ये जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आपने बनाया है, ये जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बनाया है, ये एडेड होता है, ऐड करते हैं टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये ऐड होता है टू कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यही चार चीजें आती हैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट में, ये क्लियर हो गया अकाउंट। उसके बाद जो नेक्स्ट अकाउंट हमने बनाना है, एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है फिक्स्ड एसेट्स के लिए, ठीक है, तो हम वो फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट बनाएंगे। अब ये जो हम फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट बना रहे हैं ना, इस क्वेश्चन में अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं मेंटेन्ड है। इस क्वेश्चन में देयर इज नो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, दैट मीन्स जो डेप्रिसिएशन है वो भी एसेट अकाउंट में ही जाती है, दैट मीन्स जो डेप्रिसिएशन है वो भी एसेट अकाउंट में जाती है। अब क्योंकि ये एसेट अकाउंट है, इसका भी ओपनिंग बैलेंस डेबिट बैलेंस होगा, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आएगा। यहाँ आ जाएगा टू ओपनिंग बैलेंस, वैसे यहाँ पे लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बट आई एम राइटिंग ओपनिंग बैलेंस ताकि तुम्हें पता चल जाए यहाँ ओपनिंग बैलेंस आना है। यहाँ आएगा बाय क्लोजिंग बैलेंस, जिसको हम कहते हैं बैलेंस कैरिड डाउन। अब हमें जो दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस गिवन टू अस इज 2 लाख, ओपनिंग बैलेंस जो हमें दिया है दैट इज 2 लाख रुपीज, और हमें जो क्लोजिंग बैलेंस गिवन है वो है 1,60,000, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में दिया है ड्यूरिंग द ईयर पार्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट कॉस्टिंग, एक फिक्स्ड एसेट जिसका कॉस्ट था कितना 5,000, एक फिक्स्ड एसेट
जिसका कॉस्ट था 5000, दिस वॉज सोल्ड, इसको हमने सेल किया, दिस वॉज सोल्ड फॉर 6000, इसको हमने 6000 में सेल कर दिया, ठीक है। दैट मीन्स इस एसेट को सेल करके वी आर अर्निंग अ प्रॉफिट ऑफ 1000 रुपीज, हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, ठीक है। अब जब हमने सेल किया, यहां आ जाएगा बाय बैंक, ये है सेल ऑफ एसेट, 6000 यहां आ जाएगा, ठीक है। 1000 का हमने प्रॉफिट अर्न किया टू P&L अकाउंट, यहां आएगा प्रॉफिट, ठीक है। ये प्रॉफिट कितना है 1000 रुपीज का। अब देखो टोटल यहां का बन रहा है 2,01,000 और इस साइड का टोटल हमारे पास बन रहा है 1,66,000। अब इस साइड पे ऑन दिस क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट, क्रेडिट साइड छोटी है ना, डिफरेंस देखो, रीजन क्या होता है, या आप एसेट सेल करते हो या आप डेप्रीसिएशन लगाते हो एसेट की, तो उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है, ठीक है। क्रेडिट साइड पे जब भी कुछ आएगा, एसेट अकाउंट है, एसेट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। क्रेडिट साइड पे कुछ आने का मतलब है एसेट की वैल्यू कम हो रही है। एसेट की वैल्यू कब कम होती है, या तो उसको बेच दो या उस पर डेप्रीसिएशन। बेचा कितने का है वो इन्फॉर्मेशन तो हमें ऑलरेडी दिया है, तो अब दो बार तो नहीं हो सकता ना बेचो, अगर वो और एसेट बेचा होता है इन्फॉर्मेशन बेचने की दी है, दैट मीन्स अब जो एसेट की वैल्यू कम हो रही है दैट इज बिकॉज ऑफ डेप्रीसिएशन। तो यहां अब आएगा बाय डेप्रीसिएशन बैलेंसिंग फिगर, यहां आएगा बाय डेप्रीसिएशन बैलेंसिंग फिगर, एंड दैट इज कमिंग आउट टू 2,01,000 minus 1,66,000. 2 lakh minus 160 is 40. 40 minus 6, 34, 35,000. 35,000 is the balancing figure. चेक कर लो, ये यही है बैलेंसिंग फिगर। 2,01,000 माइनस 1,60,000 यही है। अच्छा अब देखो ये चीजें आनी कहाँ पे, ये भी देख लो। अब ये जो बैंक से सेल आया है, दिस इज एन इनफ्लो, ये इनफ्लो में आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का, ठीक है। ये जो डेप्रीसिएशन है ना, ये नॉन कैश एक्सपेंस है बिजनेस का, दिस इज द नॉन कैश एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस। ये जो प्रॉफिट है ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, दिस इज द नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इज दैट क्लियर टू यू, समझ में आ गया ये। अब इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, जो इंफॉर्मेशन थी उसके हमने अकाउंट्स बना लिए। अब हमने बनानी है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट मेकिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, और प्लीज कैश फ्लो स्टेटमेंट ऐसे ही बनाना, इनफ्लो आउटफ्लो अलग अलग लिख के बीच में मत लिखना वरना बहुत कंफ्यूजन होगा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट इज first what we calculate is cash from operating activities. फर्स्ट पार्ट में हम कैलकुलेट करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। ये स्टार्ट किससे होता है, नेट प्रॉफिट। अब ये देखो यहाँ पे ये नेट प्रॉफिट से स्टार्ट होगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स and extraordinary items, net profit before tax and extraordinary items, यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं क्या, नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस, इसको हमने ऐड करना है, ठीक है। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस,
लेस क्या करते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। नॉन कैश इनकम्स कमी होती है इसलिए मैंने लिखा नहीं नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है इसके बाद, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। उसके बाद हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इस एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं क्या, डिक्रीज ऑफ करंट एसेट्स एंड इंक्रीज ऑफ करंट लायबिलिटीज। लेस क्या करते हैं, इंक्रीज ऑफ करंट एसेट्स एंड डिक्रीज ऑफ करंट लायबिलिटीज। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, आफ्टर WC चेंजेस। इसमें से हम माइनस करते हैं टैक्सेस पेड ड्यूरिंग द ईयर। समझ में आ गया, ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट का बेसिक परफॉर्मा है। इसके बाद हम सेकंड स्टेप यहां आ जाते हैं। यहां पे वी हैव नंबर 2, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। हमारे पास आता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसमें हम लेते हैं इनफ्लो और इसमें हम लेते हैं यहां आउटफ्लो। नेक्स्ट वी हैव इज आउटफ्लो, आउटफ्लो, ठीक है। फिर हमारे पास नंबर 3 आता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसमें हम लेंगे इनफ्लो, सेकेंड हम लेंगे आउटफ्लो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। आपने कैलकुलेट करना होता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स नहीं दिया तो मैं नहीं लिख रही। ये कैसे कैलकुलेट होता है, डिफरेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। यहां से हम स्टार्ट करते हैं, डिफरेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। इसमें हम ऐड करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मेड ड्यूरिंग द ईयर, क्योंकि इस क्वेश्चन में हम वो नहीं लेंगे, प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर लेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। इसमें हम ऐड करते हैं प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड कौन से ईयर का करते हैं, प्रीवियस ईयर का। इसके बाद हम ऐड करते हैं इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड इज द डिविडेंड विच इज पेड ड्यूरिंग द ईयर, जो साल के बीच में पे हुआ होता है। और इंटरिम डिविडेंड कभी भी बैलेंस शीट में नहीं दिया होगा, हमेशा आउटसाइड द बैलेंस शीट दिया है। और जो भी चीज आउटसाइड द बैलेंस शीट दी है, इसका मतलब उसकी डबल ट्रीटमेंट होना है। फाइनल अकाउंट्स में किया था ना +1 में, जो भी चीज एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया होता था उसका डबल ट्रीटमेंट होता था, इसका भी डबल ट्रीटमेंट होगा। एक तो ये यहाँ जाएगा, सेकंड ये जो इंटरिम डिविडेंड है ना, इसको हम आउटफ्लो लेते हैं किसमें, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, क्योंकि हम डिविडेंड किस पे पे करते हैं, शेयर्स पे, और शेयर्स हमारे किस में आते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, ठीक है। उसके बाद हम फोर्थ जो ऐड करते हैं वो है ट्रांसफर टू रिजर्व्स, ठीक है। ये हमारा परफॉर्मर। अब हमने कुछ नहीं करना, एडिशनल इंफॉर्मेशन के अकाउंट्स बना लिए। क्वेश्चन में जहां जहां जो चीज़ आएगी उसको परफॉर्मा में सेट करते जाएंगे। अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन ऐसे करोगे ना, फिर मिस्टेक नहीं होगी। अब देखो, फर्स्ट आपको जो दिया था वो दिया था शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल प्रीवियस ईयर में भी 2,25,000 का था, करंट ईयर में भी 2,25,000 का, नो चेंज, ये कहीं नहीं आएगा। सेकेंड जो आपको क्वेश्चन में दिया था वो था रिजर्व्स एंड सरप्लस, और उसके साथ नोट्स टू अकाउंट्स दिए थे। उसमें दो चीज़ें दी थी, जनरल रिजर्व एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमारा क्वेश्चन शुरू होता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
हमने क्या करना है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। करंट ईयर का था अमाउंट 34,000, जो आपके क्वेश्चन में दिया था करंट ईयर का 34,000 था, प्रीवियस ईयर का अमाउंट वाज 28,000। 34,000 माइनस 28,000 आपने लेना है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 6,000 रुपीज। ठीक है, दिस वॉज 6,000। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट बनाया है, दैट वाज द फर्स्ट अकाउंट दैट वी मेड। सेकंड अकाउंट जो हमने बनाया था प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, यहाँ पे आया था बाय P&L अकाउंट, प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर, लिखा था ना, एड टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 4,500 रुपीज वहाँ पर ऐड हो जाएगी। 4,500 रुपीज आपकी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है जो आपने ऐड करनी है, ये समझ में आ गया। उसके बाद प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड हमें इस क्वेश्चन में कहीं पे नहीं दिया हुआ, इसमें कुछ नहीं आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास था इंटरम डिविडेंड। इंटरम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर था हमारे पास 20,000, तो ये 20,000 यहाँ आएगा, और साथ ही इंटरम डिविडेंड हमने कहाँ लिखना है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आउटफ्लो है, तो यहाँ आप लिखोगे इंटरम डिविडेंड पेड, इंटरम डिविडेंड पेड 20,000 रुपीज ब्रैकेट में लिख दोगे। ब्रैकेट्स में क्यों आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव अमाउंट है, इट इज एन आउटफ्लो। ये समझ में आ गया। उसके बाद वापस यहाँ आते हैं, ट्रांसफर। उसके बाद आपको इसमें दिया था रिजर्व सरप्लस में जनरल रिजर्व 150 का बैलेंस था, 1,50,000, अब 1,55,000 का हो गया। दैट मीन्स आपने क्या किया, 5,000 रुपीज रिजर्व में ट्रांसफर किए, ये आ जाएगा ट्रांसफर टू रिजर्व्स में। समझ में आ गया। ये टोटल कितना बन गया, अब 25,000 प्लस 4,500, 29,500, 29,500 प्लस 6,000, 35,500। दिस इज योर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब यहाँ पर आ जाएगा ये 35,500 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आपको दिया था इसमें, वो दिया था मॉर्टगेज लोन। ठीक है, मॉर्टगेज लोन वाज निल, प्रीवियस ईयर में निल था। उसके बाद मॉर्टगेज लोन की वैल्यू हो गई थी 1,35,000। इसका मतलब आपने लोन लिया है। ठीक है, लोन लिया, आपके पास फाइनेंसेस आए, तो ये इनफ्लो बन जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। मॉर्टगेज लोन, मॉर्टगेज लोन 1,35,000। क्लियर। नेक्स्ट यू आर गिवन वाज करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स की वैल्यू थी 84,000, अब ट्रेड पेबल्स की वैल्यू हो गई 67,000। दैट मीन्स आपके ट्रेड पेबल्स क्या हुए, डिक्रीज। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज को हम क्या करते हैं, माइनस, यहाँ आ जाएगा डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स। और कितने से डिक्रीज हुए ये, 84 माइनस 67, 17,000। तो ये 17,000 का नेगेटिव अमाउंट है जो ब्रैकेट्स में आ जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट वाज शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आपको दिया था प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। एक बार प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट देख लेते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के अकाउंट से हमने ये तो लिख लिया, ठीक है। उसके बाद ये है टैक्सेस पेड ड्यूरिंग द ईयर 37,000, ये आएगा अब यहाँ पर टैक्सेस पेड ड्यूरिंग द ईयर, व्हाट वाज द अमाउंट 37,000। ये एंड में माइनस होगा, माइनस होना है, नेगेटिव फिगर है, इसलिए हम ब्रैकेट्स में लिख रहे हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट दैट यू वर गिवन वाज फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। आपको नेक्स्ट फिक्स्ड एसेट्स दिया था। फिक्स्ड एसेट्स का हमने अकाउंट बनाया है।
लेट्स सी द फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट जो हमने बनाया था. फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट वी हैव मेड. यहाँ देखो फिक्स्ड एसेट्स में आपके पास पहले क्या आ रहा है, प्रॉफिट. डेबिट साइड से शुरू करते हैं. प्रॉफिट ऑन सेल 1000. ये प्रॉफिट ऑन सेल क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, यहां माइनस हो जाएगी. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 1000, ये माइनस में आ गया, यहां लिख दिया इसको. इसके बाद फिर से फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट देखते हैं. अब इस साइड आते हैं, सेल आ रहा है ना, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. ये क्या है, इनफ्लो अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 6000. तो अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इनफ्लो आएगा सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 6000. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट देखो, उसके बाद क्या है, डेप्रीसिएशन है यहाँ पे 35000 का. ये डेप्रीसिएशन ऐड हो जाएगा हमारा नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस. डेप्रीसिएशन 35000 पॉजिटिव. ये क्लियर है, ये समझ में आ गया. ओके. उसके बाद नेक्स्ट जो आपको दिया था वो था नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स. हमने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स का भी अकाउंट बनाया था. अब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स का अकाउंट देखो. सबसे पहले क्या आया था, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स 250. ये किस में जाएगा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम में. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 250 माइनस हो गया. ठीक है. उसके बाद और क्या है इन्वेस्टमेंट अकाउंट में देखते हैं. उसके बाद इन्वेस्टमेंट अकाउंट में परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. ये क्या है, आउटफ्लो अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. 9000 की इन्वेस्टमेंट हमने परचेज की थी, तो ये आ जाएगा आउटफ्लो में. आउटफ्लो अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आ जाएगा परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 9000. और फिर था सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 4250 की, वो आ जाएगा इनफ्लो में. सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 4250 इज गोइंग टू बी योर इनफ्लो. इन्वेस्टमेंट्स का क्लियर हो गया. नेक्स्ट आपको उसके बाद दिया था इन्वेंट्रीज. आपकी इन्वेंट्रीज डिक्रीज की थी. डिक्रीज इन इन्वेंट्री को हम क्या करते हैं, ऐड. डिक्रीज इन इन्वेंट्री. ठीक है. इन्वेंट्री डिक्रीज हुआ था 120 से 1,05,000 हो गया था. 15,000 से इन्वेंट्री डिक्रीज किया था, वो प्लस हो जाएगा. राइट. उसके बाद आपको दिया था ट्रेड रिसीवेबल्स. ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्रीज हुए थे. इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स को हम माइनस करते हैं. ठीक है. वो माइनस करके कितना आ रहा था, 1,05,000 एंड 2,27,500. 2,27,500 minus 1,05,000. I suppose it is 1,05,000 only. Yes, 1,05,000. तो ये कितना आ जाएगा, 0,052 1,22,500. Is it 1,22,500 माइनस हो जाएगा. डन हो गया. उसके बाद जो नेक्स्ट आपको दिया था कैश एंड कैश इक्विवेलेंस. कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, कैश फ्लो स्टेटमेंट इसमें कहीं नहीं आता. कैश एंड कैश इक्विवेलेंस एंड में यूज करते हैं हम अपने आंसर को चेक करने के लिए. ठीक है. अब लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस. ये 35,000 पॉजिटिव था इसमें. इट वाज 35,000 पॉजिटिव. 35,500 पॉजिटिव और नेगेटिव अमाउंट्स देख लेते हैं. लेट्स सी द नेगेटिव अमाउंट्स. कैलकुलेट करते जाओ साथ साथ. कैलकुलेशंस कंटिन्यूड रखो अपनी. ओके. 35,000 पॉजिटिव था एंड 1,250 नेगेटिव. 35,000 माइनस 1,000 इज 34,000. 34,000 माइनस 250
33,750, राइट। स्टेप्स में कैलकुलेट करेंगे ना, अब ये आ जाएगा 0, 5, 12, 5, 3, 8 एंड 1, 9 एंड 3, 3, 6, 6, 9, 2, 5, 0। अब यहाँ से देखते हैं वर्किंग कैपिटल चेंजेस, 15,000 पॉजिटिव था और ये नेगेटिव, दैट मीन्स 1,24,500 इज नेगेटिव। तो ये कितना आ गया अब, हाउ मच इज दिस, 1,24,500 माइनस 69,250, 24,500 minus 69,250, 55 negative, 55,250 negative and 37,000 is also negative. तो ये कितना हो गया नेगेटिव टोटल, 0, 5, 2, 2, 1, 92,250. 92,250 is cash used in operating activities. ये है हमारा cash used in operating activities. अब investing activities में अगर हम आ जाएं तो positive amount is 10,250 and negative amount is 9,000. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1,250 पॉजिटिव, लेकिन ये पॉजिटिव है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है, ठीक है। उसके बाद अगर हम फाइनेंसिंग में आ जाएं, 135 माइनस 20, 1,15,000, 1,15,000, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये हमारे पास तीनों एक्टिविटीज से आ गया, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू इज 1 + 2 + 3। अब हम करेंगे 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3। 1 में हमारे पास नेगेटिव था, 1 में नेगेटिव था, 1 में नेगेटिव कितना था, 92,250। 1 का नेगेटिव था 92,250 प्लस 2 में हमारे पास क्या था, 2 में 1250 पॉजिटिव था, 1250 पॉजिटिव था और 3 में भी पॉजिटिव था, 1250, 3 का पॉजिटिव कितना था, 1,15,000, दैट वाज आल्सो पॉजिटिव, 1,15,000. Now what is the total of this? Just do it. What is the total for this? 1,250 plus this will be 91,000. 1 lakh minus 91,000, 9,000, 24,000, 24,000 आ रहा है हमारे पास टोटल यहाँ पे। अब इसमें क्या ऐड करेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स जो आपको इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर दिए हैं वो है 74,500। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज 74,500। इसको अगर हम ऐड करते हैं, दिस इज 98,500। दिस शुड बी इक्वल टू, ये इक्वल टू होना चाहिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर, यही है ना 98,500। ये था एग्जैक्ट क्वेश्चन टू बी कैलकुलेटेड एंड द मेथड दैट यू हैड टू फॉलो टू कैलकुलेट दिस क्वेश्चन। ये क्लियर है? चलो बाकी डाउट्स हम फिर कल करेंगे।